नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे बीजेपी में हुए बदलाव और आगामी रणनीति को लेकर के। दरअसल हरियाणा बीजेपी को नया संगठनात्मक चेहरा मिला है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उसके बाद वो एक्शन मोड में सीधे नजर आ रही हैं। पार्टी जहां 2024 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिन इलाकों में हार गई, उन सीटों पर फोकस सीधे तौर पर बढ़ा दिया गया है। बीजेपी अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नए सामाजिक समीकरण साधने और आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। अभी से डॉक्टर अर्चना गुप्ता हाल ही में हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं और उन्होंने पंचकुला में कार्यभार भी संभाला और उसके बाद से उनका साफ तौर पर जो फोकस है वो सीधे तौर पर उन्हीं सीटों पर दिखाई दे रहा है जो हारी हुई सीटें हैं, जिन क्षेत्रों में बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई थी, वहां पर ताकि सफलता मिल पाए, इसीलिए उन्होंने अपना फोकस वहां पर बढ़ा दिया। इसी पर करेंगे चर्चा। क्या भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में मजबूत हो पाएगी और क्या साल 2029 में फिर से बीजेपी रिपीट कर पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन को नए सिरे से धार देने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को कमान सौंपी गई है। डॉक्टर और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रही अर्चना गुप्ता को पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश की जिम्मेदारी देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब फोकस संगठन विस्तार और चुनावी मजबूती पर रहेगा। वो हरियाणा बीजेपी की 4 दशक से अधिक समय में दूसरी महिला प्रदेशाध्यक्ष बनी है। हर रोज ही एक नई योजना आती है केंद्र से भी और उसी तरीके से प्रदेश से। नायब सिंह सैनी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन योजनाओं को नीचे तक, कई बार क्या होता है योजना आ जाती है लेकिन वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती लोगों में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन योजनाओं का और ज्यादा बूथ बूथ तक, घर घर तक प्रचार प्रसार हो और हमारे कार्यकर्ता जो भी पात्र है उसको उस योजना का लाभ लेने में मदद करे। वो उस योजना का लाभ दिलवाने में उसको पता हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे होंगे, कहाँ जमा करवाने हैं, तो वो चिंता हमारा कार्यकर्ता करे। और 10 में से जैसे 5 लोकसभा हमने जीती, 5 लोकसभा हमने हारी, 42 विधानसभा हमने हारी, तो जहां जहां हम जीत नहीं पाए, संगठन मजबूत है लेकिन वो संगठन हमें कहीं जीत नहीं दिलवा पाया, तो वो हम चिंता करेंगे कि हमारी कमजोर क्षेत्रों में हम जीत की तरफ किस तरीके से अग्रसर हों। चुनौती क्या क्या मान रहे हैं आप कि इस प्रकार की चुनौतियां सामने? चुनौती मैंने आपको बताया कि जहां हम हारे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर हम जीतने की चिंता करेंगे। 2024 में हरियाणा में बीजेपी का चुनावी प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव हरियाणा में कुल सीटें 10, बीजेपी जीती 5 सीटें और बीजेपी हारी 5 सीटें। 2019 में बीजेपी ने जीती थी सभी 10 सीटें। हरियाणा विधानसभा चुनाव कुल सीटें 90, बीजेपी जीती 48 सीटें। तीसरी बार बनाई सरकार, बीजेपी हारी 42 सीटें, कांग्रेस ने हासिल की 37 सीटें और INLD 2 सीटें, अन्य के खाते में गई थी 3 सीटें। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी ने अब तक 42 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस शुरू कर दिया है। जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में अब उन विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रही है जहां उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिला और मंडल स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जबकि बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख नेटवर्क, कार्यकर्ता संपर्क अभियान को और मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। लक्ष्य सिर्फ संगठन को मजबूत करना नहीं, बल्कि आगामी चुनावों में हर सीट पर जीत का अंतर बढ़ाना है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संगठन को और सक्रिय बनाने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि महिला नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बीजेपी को नई ऊर्जा देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके नेतृत्व में संगठन के और मजबूत होने का भरोसा जताया। राजनीतिक जानकारों की माने तो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक धार बनाए रखना, नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना है। ऐसे में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी अब मिशन 2029 की तैयारी के साथ मैदान में उतरती
दिखाई दे रही है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की क्या रणनीति, हारी हुई सीटों का बूथ स्तर पर विश्लेषण, कम वोट अंतर वाली सीटों पर विशेष फोकस, संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद, कमजोर बूथों को मजबूत करने की बनाई योजना, लाभार्थियों और नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर क्षेत्रवार रणनीति की तैयारी, सोशल मीडिया और जनसंपर्क अभियान को दी जाएगी धार, आगामी चुनावों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर दिया फोकस। यदि देखा जाए तो हरियाणा में नारी शक्ति के हाथों में कमान आने के बाद से हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने समीक्षा अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बूथ स्तर तक फीडबैक जुटाने में लग गई है। इसमें खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले कम अंतर से हारी सीटों को प्राथमिकता में रखा गया है, ताकि संगठन विस्तार, जनसंपर्क और लाभार्थी संपर्क अभियान को मजबूत किया जा सके और आगामी चुनाव की रणनीति भी तैयार की जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो नई प्रदेश अध्यक्ष, नया संगठनात्मक रोड मैप और हारी हुई सीटों पर खास फोकस, हरियाणा बीजेपी ने संकेत दे दिए कि आने वाले चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी संगठन को कितनी नई मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र यादव जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा बेनीवाल साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नया बदलाव हुआ उसके बाद एक्शन मोड में नजर आ रही हैं अर्चना गुप्ता, और जिस तरह से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो सीटें हारे उन पर फोकस है। लोकसभा चुनाव में 50-50 का मुकाबला रहा था कांग्रेस के साथ और कोई पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी भले ही कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला रहा हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों का भी असर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन क्षेत्रीय दलों का नहीं रहा। तो ऐसे में साल 2029 की तैयारियां, सबसे पहले तो अभी से जो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, किस तरह से पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही? बेनीवाल जी। बेनीवाल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आप शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सुखबीर तंवर जी का रुख करूंगा। सर, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है पूरी तरह से, भले ही अभी चुनाव बहुत दूर हो, दूर दूर तक चुनाव को लेकर के दूसरे दलों में तो कोई इतनी कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हुआ, बीजेपी की नई अध्यक्ष बनी है और सीधे तौर पर उनका मकसद उन्होंने बता दिया है कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर पार्टी को मजबूत करना है। हितेंद्र जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हालात ये है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जिस तरह से 2013-2014 के दौरान कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा और उस कुंबे में से ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से वो कुंबे में टूट है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का गठबंधन 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टियों का था, निरंतर उसमें टूट हुई है, निरंतर उसमें गिरावट रही है। इसके अलावा आज बात करें हरियाणा प्रदेश की, देखिए 2014 के लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 सीटें विपक्ष ने जीती और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 2014 में 47 सीटें मिली, जिसमें दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा रोल रहा 2014 में। इसके बाद चुनाव आया 2019 का, बहुत भारी मुखालफत थी भारतीय जनता पार्टी की और उसमें ये बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाए और मात्र 40 सीट मिली, जबकि उससे 4 महीने पहले लोकसभा में 10 की 10 सीटें इन्होंने जीती थी।
उसके बाद जिस प्रकार की विफलताएं रही, जो जो इनके क्रियाकलाप रहे, चाहे वो बेरोजगारी के विषय पर रहा हो, चाहे किसानों के काले कानून रहे हों, या और अन्य विषय हरियाणा प्रदेश के स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी अग्निवीर और विभिन्न ऐसे विषय रहे जो आशा और अपेक्षा इस राष्ट्र की थी, हरियाणा प्रदेश की थी, उस पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। और उसके परिप्रेक्ष्य में 2014 में लोक चोरी के बावजूद, वोट चोरी का जो बहुत बड़ा विषय आया था, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी हरियाणा प्रदेश में 25 लाख अपात्र वोटों का आंकड़ा रखा था, बाद में आयोग ने भी माना कि 29 लाख। इसके बावजूद 2014 के लोकसभा के चुनाव में 5-5 सीटें जीती और मत प्रतिशत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था 2014 में इनसे ज्यादा था। 24 लोकसभा चुनाव 24 और हाँ, सॉरी हाँ 24। और उसके बाद जब 24 का विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों दलों की जो मत प्रतिशत था वो 39 प्रतिशत से दशमलव में दोनों का ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी का हमारे से थोड़ा सा ज्यादा था, हम उससे थोड़ा सा कम थे। और वो वोट चोरी के जो विषय है मैं उनको पुनः नहीं बोलूंगा, उसके बावजूद भी मत प्रतिशत बहुत मामूली अंतर से ये जीते। और किस प्रकार के कई जो आज भी चैलेंज हुए हैं चुनाव, और कई ऐसे कम से कम 9-10 हल्के ऐसे थे जिनमें सीधी सीधी धांधली का विषय आज हरियाणा प्रदेश में चर्चा का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल जो चिंता है वो अखिल भारतीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत है। ये आपको पता है हितेंद्र जी, ये बहुत लंबे समय से बड़ा शोर कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख और वो प्रमुख। जिस तरह से 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, भले ही जीत के विधानसभा में सरकार बना ली है इनके इन प्रकरण में, लेकिन जिस तरह से वो पन्ने फटे वो इस देश और प्रदेश ने सबने देखा। जो 2019 में 10 में से 10 जो सीटें आई थी लोकसभा की, और जो अंतर था वो 2 से 3 लाख 3.5 लाख तक का भी अंतर था, वो अंतर जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती उनमें भी वो अंतर हजारों में सिमट गया था। और जितने भी 5 लोकसभा क्षेत्र ये हारे हैं वो आपको पता है किस प्रकार से 2000 और 32 वोटों के भी अंतर का अगर विधानसभा में बात करें, जिस प्रकार से ब्रजेंद्र सिंह जी 32 वोटों से हारे, वो इलेक्शन पिटीशन में किस प्रकार के अड़ंगे अड़ाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, वो इस देश प्रदेश से छिपे हुए नहीं है। फिर भी हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, और वो जैसे ही ये सारे जितने भी अड़ंगेबाजी चल रही है उसके बाद हमें आशा है कि जिस तरह से वो बैलेट पेपर का जो वोट था, जो पोस्टल बैलेट का था, जिस तरह से रद्द किए गए थे, वो चैलेंज में है, वो देखते हैं। इसके अलावा देखिए, आज हम विफल रहे 2024 में विधानसभा के स्तर पे, जब यानी आपको नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है जिस तरह से डॉक्टर अर्चना गुप्ता तैयारी कर रही हैं? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आज आप हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र समझ रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समूचे विपक्ष का नेतृत्व करते हुए सड़क से सदन तक इनकी जितनी भी बेकायदगियां हैं उन सब की मुखर आवाज उठा रही है। और आज जिस प्रकार से जनता का विकराल रोष, जो ये पेपर लीक का मामला है, चाहे नीट का मामला है, चाहे सीबीएसई वाला इशू है, चाहे सीईयूटी का है, ये सारे ऐसे विषय हैं इन्होंने नौजवानों के साथ विगत के 12 वर्ष में निरंतर धोखा किया है। और जिस तरह से हर अल्टरनेट साल में जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जिस तरह से उस पेपर लीक के माफिया के फोटो इनके वरिष्ठ नेताओं के साथ आ रहे हैं, निश्चित तौर पे दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ठीक है। और ये अर्चना गुप्ता जी जो मर्जी कहें, ठीक है। बेनीवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज जिस प्रकार के हालात प्रदेश और राष्ट्र के हैं, निश्चित तौर पे मैंने जैसे पहले कहा,
मर्ज बढ़ता गया जुजू दवा की। अब ये बीमारी इनसे ठीक होने वाली ठीक नहीं है है। बेनीवाल साहब, भारतीय बेनीवाल साहब, कांग्रेस बीमारी इस ठीक तरीके होने वाली नहीं है, चाहे कितना इलाज कर लो, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव परिणाम थे और साल 2024 में जो चुनाव परिणाम आए उसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से सुपड़ा साफ ही हो गया, चाहे वो सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, रोहतक की बात करें, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का नामो निशान सा दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर वापस से पकड़ बनानी है, क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है ताकि इन क्षेत्रों में कम से कम बीजेपी को थोड़ी मजबूती मिले, राहत मिले? नमस्कार हितेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम डॉक्टर अर्चना गुप्ता भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बनी है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई जो हारी हुई सीटें हैं उन पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, तो एकदम से देखिए ना, मछली जैसे अर्जुन का निशाना था मछली की आंख, वैसे ही अर्चना गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो हमारी हारी हुई सीटें 42 सीटें हैं, हमारा फोकस उन 42 सीटों पर, प्लस में जो 5 लोकसभा सीटें हम हारे उन पर हमारा रहेगा। तो एक सूत्री कार्यक्रम है। आप मतलब जो एक अपना एम होता है उस एम की तरफ हमें दर्शाने की कोशिश की है, और वो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अनुभवी हैं, समर्पित हैं और संगठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। महिला जिला अध्यक्ष पानीपत रही, वहां से फिर महामंत्री बनी प्रदेश की, आज प्रदेश अध्यक्ष है। तो ऐसे ही नहीं बनते। जैसे कांग्रेस में तो हाथ रख दिया किसी पर, ये उसकी बच्ची है, ये उसका बच्चा है, ये यही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, यही लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, यही आपका एलओपी का लीडर बनेगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ये है कि कार्यकर्ता जो मेहनतकश कार्यकर्ता होता है, जो हमेशा संगठन के प्रति या जनता की सेवा के प्रति जो सेवा भाव से काम करता है, उसी आदमी को और आगे बढ़ाने का काम चाहे प्रधानमंत्री के रूप में देख लीजिए, चाहे नितिन नवीन जी इस प्रदेश लोग जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत देश के, उसके उनके देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी को देख लीजिए, आज अर्चना गुप्ता जी को, या इससे पहले रहे पूर्व के अध्यक्ष हमारे मोहनलाल बड़ौनी जी। यहाँ पर एक साधारण कार्यकर्ता जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो संगठन को साथ लेकर के चलता है, जिसमें और आगे संगठन को बढ़ाने की क्षमता होती है, उनको आगे लेकर के चलते हैं। और हमारा एम आज से ही, पहले से ही था, लेकिन आज से जैसे अर्चना गुप्ता जी ने कार्यभार संभाला है, उनका एम सीधा है कि 2029 की तैयारियां जो हम पहले से करते थे उनमें अब और धार दी जाएगी। हम कांग्रेस के जैसे कार्यकाल नहीं, धार तो दी जाएगी बेनीवाल साहब, ठीक है। आप पार्टी के स्तर पर किस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हार के पीछे के कारण क्या रहे, क्यों कई जिलों में आपको एक भी सीट नहीं मिली, वो कारण तो आपने तलाश ही लिए होंगे। उनका क्या उपाय आप लोग करने जा रहे हैं, किस तरह से वहां पर जनाधार बढ़ाने का काम किया जाएगा? देखिए जिन सीटों में हम हारे उनका आकलन ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे संगठन को और मजबूत करने के लिए, और माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने भी आज बताया, पहले भी बताया, जब से बनी है तब से एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि हम अपने संगठन को और विस्तार की तरफ लेकर के जाएंगे। बूथ स्तर पर भी, पन्ना प्रमुख तक भी, वहां पर और संगठन की मजबूती पर काम देंगे। जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो हमारी सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचे, इस पर पूरा फोकस रहेगा। कहीं पे बीच में अगर कोई गड़बड़ी कोई कर रहा था तो उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। तो सीधा सा है कि हमारे को तो जनता को डिलीवरी करनी है। पूरा हरियाणा एक है। आप जिलों की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ जिलों में हम हारे, लेकिन हम 48 सीटें जीते भी, जिसका जिक्र अभी सुखबीर तंवर जी ने कहा कि 2014 में 47 जीते, 19 में 40 जीते, फिर 48 जीते, और इस 3 लगातार जीतों को उन्होंने विफलता का करार दिया। विफलता का करार देते हुए उन्होंने अपने को और बड़ा महसूस किया। अगर उनको ऐसा अच्छा लगता है तो भैया लगातार हारते रहिएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो 2029 का जो रोड मैप अब तैयार हो गया है उस पे हम लोग लगातार कार्य करेंगे। और तुम फिर 2029 में फिर से कहना वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, ये है जब 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत की 48 सीटों के साथ लगातार हमने सदस्यता अभियान चलाया, और हम कहते रहे कि भैया हम बैठने वालों में से नहीं है, हम अगले चुनाव की तैयारियों में जा रहे हैं, और 50 लाख नए सदस्य हमने भारतीय जनता पार्टी के बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। ये हम तरीके से अपना काम करते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो निष्ठावान कार्य करता है, अपने
संगठन के प्रति निष्ठावान की तरीके से काम करता है। इनकी तरह गुटों में बटी हुई, जैसे कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का गुट है, शैलजा जी का गुट है, सुरजेवाला का गुट है, या नया गुट वीरेंद्र सिंह डूमरखा का बना है। ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी का कभी मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि 377 जो मंडल है, उन सारे मंडल अध्यक्षों के साथ अलग अलग तरीके से मैं बैठ के बातचीत करूंगी। 3 जगह पर ये बैठकें होंगी, गुड़गांव, हिसार और करनाल में। सारे के सारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं उनको 3 भाग में डिवाइड करके सबसे बातचीत की जाएगी और जहां जहां क्या कमियां हैं उन सब के बारे में बारीकी से जाना जाएगा। प्रति केंद्र प्रमुखों के साथ भी जो वहां पर है बैठकें की जाएंगी। और एक और नया काम करने वाली है कि आने वाले समय में ही, मतलब 1 या 2 दिन में शायद स्टार्ट कर देंगे, 1 दिन के अंदर कम से कम 5 बूथ अध्यक्षों के साथ भी लगातार वो अपना संपर्क साधेंगे, उनसे टेलीफोनिक बात करेंगे। अगर मिलना पॉसिबल हो पा रहा है तो वो मिलना भी होगा उनका। तो इस तरीके से एक संरचना बना दी गई है कि हम संगठन को और मजबूत कैसे कर पाए। तो उनका अनुभव जो महामंत्री रहते हुए उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जी से सीखा, या नरेंद्र मोदी जी से सीखा, या केंद्र हमारे गृह मंत्री जी से सीखा, या माननीय नायब सिंह सैनी जी से सीखा, वो सारा तालमेल मिला करके, और जिन सीटों पर हम हारे हैं उन सीटों पर अब की बार कमल खिलता हुआ आपको नजर आएगा। और 90 सीटों में से जब की बार 48 सीटें आई हैं, इससे कम 10 से 15 सीटों का और इजाफा, यानी कि 65 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव में जाएगी। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का जो फैसला है, या जो एम कहें, या जो एक निर्णय ले लिया है कि 2029 तक हमें इन सीटों पर, जो हारी हुई सीटें, जो लोकसभा की, जो विधानसभा की, उन पर जीत हासिल करनी है। वो मूल मंत्र पर काम करना स्टार्ट कर दिया, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करना स्टार्ट कर दिया, बूथ लेवल तक जाएंगे, जो एक बूथ के ऊपर लोगों को चिन्हित करेंगे, जो लाभार्थी। ठीक है बेनीवाल साहब आपने ठीक है 65 पार कहा है, क्योंकि 2019 में तो शायद 75 पार का नारा था आपका। खैर उसमें 40 पर रह गए थे, लेकिन नारा नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हाँ, हम 65 पार की तरफ निकलेंगे। ठीक, ये आज आंकड़ा मैं आपको दे पाता हूं। ठीक आज हम 48 पे, ठीक है। 90 की 90 सीटों पर 90 की 90 सीटों पर ही वैसे तो जीत की तैयारी करनी चाहिए। आप 65 की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजेटा साहब इनेलो किस तरह से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पिछले कई सालों से तीसरा टर्म है अब भारतीय जनता पार्टी का, और अभी भी लगातार एक्टिव मोड में पार्टी काम कर रही है ताकि उनका जो कैडर है वो मजबूत बना रहे, जिसके दम पर ये दम भरते हैं जीत का, वो कैडर को और मजबूत करने का काम करने की कोशिशों में अभी से जुट गए हैं। जहां पर कमजोर है वहां पर भी पार्टी का संगठन मजबूत ताकि हो। इनेलो किस तरह से देख रही है? लंबे समय से सत्ता से बाहर है, पिछली बार भी 2 ही सीटों पर जीत पाई थी इनेलो। देखिए, सभी पार्टियां अपनी तरफ से अपने संगठन को मजबूत करती हैं निश्चित तौर पर, और अगर यही पैमाना है तो आपको देखना पड़ेगा 2009 के अंदर भाजपा निर्दलियों से भी कम भाजपा की, और शायद हटता से भी कम थी, और जो पार्टी एक निर्दलियों से भी कम हो और 2014 के अंदर वो पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो अगर आपको यही पैमाना है तो फिर हम भी 2 से सत्ता में आ सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आई है, चलो 2014 में मोदी वेव थी, तो हमारे एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, हमारे विधानसभा में उनसे 4.5 लाख वोट अधिक थे मोदी वेव के बावजूद भी। मुख्य विपक्षी दल भी हम ही थे, उससे पहले भी मुख्य विपक्षी दल हम थे जी। तो ऐसी बात नहीं है। 2019 के अंदर केवल और केवल भाजपा सिर्फ एक वजह से आई थी, और वो कारण था इंडियन नेशनल लोकदल की फूट का। जिस तरीके से अजय सिंह जी चौटाला और उनके पुत्रों ने अपनी पार्टी को तोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ, और दूसरा सीधा फायदा ये मरी हुई कांग्रेस जो पिछले मतलब जो हरियाणा से लुप्त हो गई थी, उसको इन्होंने जिंदा कर दिया। और रहा 2024, जो भाजपा जिस वजह से आई है वो केवल और केवल कांग्रेस की गुटबाजी कह लीजिए, या हुड्डा साहब के ऊपर जो केसेस का दबाव है उस वजह से जो इन्होंने पैरल कैंडिडेट खड़े कराकर। और देखिए, वो तो चुनाव ही जनता लड़ रही थी, जनता की एंटी बीजेपी जो भी वोट आया वो जनता दुखी होकर डाल रही थी। वो तो कांग्रेस ही है जो उसका फायदा एंटी कम्युनिटी का नहीं उठा पाई। जहां तक इनका बीजेपी वालों ने अभी ये बोला, तो जो नई सीटें तो बड़ी दूर की बात है, जो आप बची हुई जिन पे जीते हो वही बचा ले, वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। क्योंकि आज की देश के अंदर
जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, तेल गैस 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई ने, सभी एफएमसीजी, घर की चीजें, दूध, सब कुछ बच्चों की फीस से लेकर हर चीज महंगी। जो आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर रोज गोलियां दाएं दाएं आपको पता चल रही है हरियाणा के अंदर। आज भी एक मर्डर हो गया, पीट के मार दिया लड़का, वो सोनू नौल्टा केस से रिलेटेड था पिंजौर में। जिस हिसाब से नशा हरियाणा के पहले मुख्य शहरों में होता था, हम बताते थे सबूत के साथ कि गुड़गांव के इस मेट्रो पिलर के नीचे नशा बिकता है, हम बताते थे स्कूलों के बाहर नशा बिक रहा है। और अब तो हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है, आप अपनी पर्सनल रिपोर्ट करा लीजिए, अपने संवाददाताओं से रिपोर्ट ले लीजिए, कोई ऐसा गांव छूटा नहीं है जहां नशा ना बिक रहा हो। बेरोजगारी का ये आलम है, पक्की नौकरी देते नहीं। जो पक्की नौकरी है वो हरियाणा प्रदेश के बाहर वालों को बीच में बांट रहे हैं। और आपको भी पता है किस तरीके से पद खाली रखे जा रहे हैं विभिन्न भर्तियों के अंदर। उसके बाद प्रदेश के ऊपर जो है बेशुमार बढ़ता हुआ कर्ज जो हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा। आज लगभग 4 से 5 लाख करोड़ के बीच में कर्ज है हरियाणा के ऊपर, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। उसके बाद भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम सीमा के ऊपर है कि बिना सुविधा शुरू किए अब हरियाणा में कोई काम ही नहीं होता। पीने के पानी की गुणवत्ता, पीने के पानी की कमी, शुद्ध पेयजल की कमी, ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के अंदर यूरेनियम कंटैमिनेशन में देश में नंबर 2, फिर नाइट्रेट कंटैमिनेशन, फिर आर्सेनिक कंटैमिनेशन। और जिस हिसाब से कैंसर हो रहे हैं और जिस हिसाब से चैनत गांव है, जैसे और भी अकेला चैनत नहीं है, आदमपुर हल्का है, पूरा मेवात है, पूरा दक्षिण हरियाणा है, आदमपुर के साथ एलनाबाद है जहाँ पीने का पानी भी राजस्थान से टैंकरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा का घटता हुआ स्तर, ये तो आपके एचपीएससी के चेयरमैन ही बोलते हैं। ये हरियाणा का जो शिक्षा का लायक ही नहीं है, बच्चे जो बेचारे यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं मगर वो बेचारे एचपीएससी में क्लियर नहीं कर पाते। उसके बाद किसानों को C2+50 की मांग कब से मांग रहे हैं, वो नहीं ले रहे। उसके बाद सोने के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, शादियां नहीं कर पा रही महिलाएं, अपनी बेटियों के लिए मंगलसूत्र नहीं खरीद पा रही। उसके बाद ये अग्निवीर जैसी योजना ले आए, कभी रेलवे की नौकरी रद्द, कभी फलानी भर्ती रद्द। मतलब किसने मान लिया आपसे अग्निवीर, पक्की नौकरी वहां पर भी खत्म कर दी। अब आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से वो वर्ल्ड रैंकिंग में गिरती जा रही है, 7वें नंबर पे पहुंच गई, 1-2 दिन में खबर है वो 8वें नंबर पे भी जाएगी। अब डॉलर किस हिसाब से गिर रहा है, मोदी जी की जो बातें मोदी जी कहकर आए थे, मतलब आप ये लगाइए भाजपा के पास 2014 से जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जिन सबके उत्तर उनके पास थे, आज उनके पास किसी भी उस चीज के उत्तर नहीं है। सेम मुद्दे जिस हिसाब से भाजपा आई थी, सेम मुद्दों के ऊपर भाजपा जो है वो 2019-29 में जाएगी। उसके बाद पेपर लीक तो बेशुमार है देश और प्रदेश में। एनसीआरबी का डेटा कहता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन रेप के अंदर 5वें स्थान पे, ऑर्गेनाइज क्राइम जो जिसके ऊपर बहस भी चल रही थी अभी, उस पर 4थे स्थान के ऊपर है। किडनैपिंग के मामले देख लीजिए किस हिसाब से महिलाएं गायब हो रही हैं, कोई भी पीपीपी कार्ड के इश्यूज हैं और इतने सारे इश्यूज है कि आप पूछिए ना। अब मैं मानता हूँ धन बल के अंदर धन की कोई कमी नहीं है, विश्व की हो सकता है सबसे धनवान पार्टी हो, उस हिसाब से संगठन के ऊपर अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। बल के अंदर ईडी सीबीआई आपको पता ही है किस हिसाब से वॉशिंग मशीन रखी हुई है इनके दफ्तर के अंदर। तो देखिए ये बातें चलो हैं, हम मानते हैं। और बहुत सी चुनौतियां मुझे लगता है ये दिन पे दिन जो अब असंतोष बढ़ रहा है, जैसे अब एक व्यंग के रूप में शुरू हुई थी, तो एक कॉकरोच पार्टी जो व्यंग के रूप में शुरू हुई, लेकिन अंदर से इशू ये नहीं है कि वो अब तो वो धरातल पर भी नजर आएंगे। शायद कल उनका प्रदर्शन दिल्ली में होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी एक हुई है, तो अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप हितेंद्र जी ये देखिए, आप इस वक्त 2 मिनट अब हम बियॉन्ड पार्टी लाइन की बात करते हैं। बात इशू ये नहीं है, बात इशू है कि जनता के अंदर कितना ज्यादा है संतोष, मतलब सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, और जो बातें बोलकर आप सत्ता में आए थे आप उन पर आज क्यों नहीं टिक रहे। हर वो सेम क्वेश्चन है, भाजपा की क्वेश्चन जनता ने उठाने शुरू कर दिए। जो 2014 से जितने क्वेश्चन भाजपा उठाती थी, आज हूबहू वही क्वेश्चन जनता उठा रही है। और भाजपा जो सत्ता में बैठी है तीसरी बार,
वही प्रश्न जनता पूछ रही। बिल्कुल। कई लोग तो और कहीं ना कहीं केंद्र के साथ हरियाणा चलता है। अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है तो हरियाणा में भी संभव है। लेकिन जादौन साहब से समझने की कोशिश करता हूँ। जादौन साहब, जिस तरह की चीजें राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति में चलती हैं, उसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं असर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता है। तो अब जो असंतोष कहीं ना कहीं युवाओं में, लोगों में देखने को मिल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, और जिस तरह से हरियाणा में ये परिवर्तन किया गया, क्योंकि हरियाणा को भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये कहें कि प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हरियाणा बीजेपी का गढ़ बनता जा रहा है, तो गलत नहीं है आज की स्थितियों को देखते हुए। लेकिन आने वाली परिस्थितियां किस और इशारा कर रही हैं? क्या जिस तरह से डॉक्टर अर्चना, जो कि बीजेपी की नई अध्यक्ष बनी है, हारी हुई सीटों पर फोकस की बात कर रही हैं, लेकिन जो जीती हुई सीट है, क्या वो भी बच पाएंगी? क्या नई सीटों पर कोई संभावनाएं देखी जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है महंगाई और बेरोजगारी, जी, इन दो मुद्दों पर ठीक से काम करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो है और मजबूती के साथ जो है काम करने की जरूरत है, ज्यादा समझबूझ के साथ। कारण क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, परिणामी महंगाई बढ़ेगी, फिर परिणामी महंगाई होगी ना, उसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो परिणामी महंगाई भी बढ़ेगी। जी, बढ़ गई है। और इसके अलावा भी तमाम जो है वस्तुओं के दाम महंगे हैं। आपने जीएसटी की दरें कम की, उसका धरातल पर कोई फायदा नहीं है। वो जो है लगातार चीजों के दाम वैसे ही बढ़े हैं। पहले तो जैसे भी जीएसटी के दाम स्लैश किए गए तब वो दाम स्थिर रहे और उसके बाद बढ़ गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ये आपको महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है, अर्थव्यवस्था को ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप जो है कह रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं उसको बचाने के लिए विदेश यात्रा मत करो, सोना मत कर आयात करो, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, तमाम तरह के प्रतिबंध आपने बताए। हालांकि ये परिस्थितियां पहले भी आई, लेकिन सवाल ये कि आप तो ये करें कि हम अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में फिर ये क्या हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। इसके लिए आप एकमात्र वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहले से आपका विदेशी मुद्रा भंडार इतना मजबूत क्यों नहीं है? अभी आपने ब्लूमबर्ग में एक एजेंसी है बाहर की, उसने एक रिपोर्ट दी है कि 1 लाख करोड़ का सोना बेचा है, जो रिजर्व बैंक में सुरक्षित मुद्रा कोष के रूप में रखा जाता है, सुरक्षित जो है संपत्ति के रूप में रखा जाता है कि आपातकाल में उसको निकाला जाए, वो आपने बेचा है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आपको बेचना पड़ा? अर्थव्यवस्था इसका मतलब उतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल। 2047 का सपना जो है वो कैसे पूरा होगा? तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। दूसरे, आप कांग्रेस को खूब गीत गा देते हैं, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस है ही कहा, लेकिन कांग्रेस के गुटों में बटे होने का ही तो फायदा मिल रहा है आपको। ये जो सीटें हारे हैं वो तो ये करें ही समीक्षा, लेकिन वहां भी समीक्षा करें जहां कांग्रेस के बागी खड़े हुए थे। अगर वो बागी नहीं होते तो ये भी हारी हुई सीट मानी जाए, तो उनकी भी समीक्षा कीजिए कि वो अगर बागी नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली थी, तो उनको भी कैसे जीतना अगर बागी नहीं होगा। और कांग्रेस का वोट शेयर अभी बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ, बहुत मामूली से अंतर से जो है कांग्रेस पीछे रही और सीटें कम हुई उसकी, और आपको सरकार बनाने का मौका मिला। आप यथार्थ पर आइए, धरातल पर आइए। सपने तो बहुत दिखाते रहिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन सपने पूरे करने के ईमानदार प्रयास होने चाहिए। तो अभी जो है कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। हरियाणा में भी कई मुद्दे थे, लेकिन ठीक है, चलिए, आपका चल रहा है काम। बिल्कुल। अभी जो है कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा आप पूरा उठा रहे हैं। बेनीवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं जादौन साहब कि कांग्रेस की मजबूरियां, और इसको न सिर्फ जादौन साहब कह रहे हैं बल्कि आपके विरोधी पंजेटा साहब और खुद कांग्रेस ने भी इस बात को कई बार माना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही कमियों की वजह से कांग्रेस हारी है, सत्ता से बाहर रही है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी मजबूती दिखाई होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन उस स्थिति को, ठीक है वो जो चुनाव हो गए चले गए, लेकिन अब अगली बार जिस तरह से कांग्रेस की भी मजबूत तैयारियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, भले ही वो चुनाव पर सीधे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने संगठन पर शुरुआत में फोकस उनका दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की जो परिस्थितियां बनी उनसे भी निपटना होगा, चुनौतियां तो कई रहने वाली हैं। हाँ, देखिए 2009 का चुनाव आप याद कीजिएगा कांग्रेस का, जब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी नहीं थी,
तब इनकी सीटें घटी क्यों, जबकि 2000 उससे पहले इनकी सरकार थी, ठीक ही नहीं थी जी। लेकिन इनकी कार्यशैली ऐसी थी कि हरियाणा की जनता ने बखूबी इनको देखा और इनको नीचे लेकर के आए, नीचे के पायदान पे लेकर के। और जब 2014 का चुनाव आता है, ये तो कहते हैं कि मोदी जी की वेव, बिल्कुल थी मोदी जी की वेव, और मोदी जी पर भरोसा किया पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश ने, और पहली बार सरकार बनाई 2014 के। जब आदमी पहली बार सरकार बनाता है या किसी से उम्मीद रखता है तो किसी उम्मीद होती है, हाँ भाई मेरे को उम्मीद है ये अच्छा काम करें। ठीक। जब 2019 आता है तो फिर से गिरावट बहुत भारतीय जनता पार्टी पर लग जाती है, फिर से सरकार दूसरी बार भारतीय जनता लेकिन पार्टी गिरावट बन तो आई ना जाती है। सर, आंकड़ों में गिरावट तो आई। हितेंद्र जी मेरी बात पूर्ण को बहुमत सुनते की रहेंगे तो सरकार नहीं आपके बनी। सवाल, आपको सवालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी बार भी सबसे बड़ा दल अगर कोई बन के आया, उभर के आया, तो भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस फिर भी नहीं आई, इनेलो फिर भी नहीं आई। लेकिन जब तीसरी बार सरकार बनती है तो इन सबको ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, आसानी से हम लोग जीत जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ माहौल है। उन्होंने बहुत सारे रूमर्स फैलाने की कोशिश भी की कि भाई संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, सारा झूठा प्रोपगेंडा करने के लिए पूरी बरकस प्रयत्न किए, लेकिन वो सारे हरियाणा की जनता ने या देश की जनता ने नाकामयाब किए। मोदी जी की नीतियों पर, मनोहर लाल जी की नीतियों पर, नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पर फिर से मोहर लगाई, और तीसरी बार सरकार पहली बार जो उम्मीद के साथ बनाई थी हरियाणा की जनता ने 47 सीटों के साथ, वो 48 सीटों में कन्वर्ट करके दी। तो ये सारा विश्वास है हरियाणा की जनता को, आज इस पार्टी पर, इस सरकार पर भरोसा है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वही एकमात्र सरकार ऐसी है जो कहती है वो करके दिखाती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि झूठे प्रोपगेंडे हम करते हैं। अभी कहा कि भाई वैश्विक महामारी को तो आ गई, अरे वैश्विक महामारी है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एडवाइस ही जारी की, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। जादव साहब ने कह दिया कि प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध बिल्कुल नहीं, एडवाइस ही जारी की कि ना जाए, सोना ना खरीदे, ये बिल्कुल नहीं कहा कि खरीद ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। ठीक है, एडवाइजरी जारी की, इसका मतलब कुछ तो परेशानी है, परेशानी तो है ही, तभी तो इस तरह की एडवाइजरी, इस तरह की हिदायतें दी जा रही। हितेंद्र जी, वैश्विक महामारी के दौरान अगर हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ आसानी से और बिना प्रॉब्लम्स के जनता तक पहुंच रहा है, जैसे एलपीजी के लेकर के राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता रहे, उन्होंने एक प्रोपगेंडा चलाया, एक झूठ फरेब की राजनीति तैयार की, और अचानक से हरियाणा की या पूरे देश की जनता लाइनों में लगी गैस सिलेंडर के लिए। आज तो नहीं है वो गैस सिलेंडर की लाइनें, आज कहां चलेंगे वो गैस सिलेंडर की लाइनें, आज तो फिर से घरों पर के जाके सिलेंडर मिल रहा है। अगर वो, यानी आप आश्वस्त हैं कि 29 में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से मैंने कहा कि अगली बार का जो आंकड़ा है वो 65, कम से कम 65 होगा, ज्यादा हो सकता है। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, इस भरोसे को, बीजेपी में इस भरोसे को, और क्योंकि न सिर्फ भरोसा है, न सिर्फ बातें हैं, बल्कि वो जमीन पर काम भी कर रहे हैं अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, किस तरह से कांग्रेस टैकल करेगी ताकि कांग्रेस की जो गलतियां पिछली बार से रही है, चाहे वो 19 की हो चाहे 24 की हो, वो आगे ना रहे? किस तरह से कांग्रेस देख रही है, किस तरह से आगे की रणनीति अपनी बना रही? हितेंद्र जी, कुछ एक बिंदु मेरे दिमाग में थे, लेकिन इसी परिचर्चा के दौरान उनका, आपने उन बिंदुओं पर चर्चा करी और यादव साहब ने करी, तो मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जी। कांग्रेस में गुटबाजी की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और भाई मीडिया के चैनल्स भी करते हैं। मैं जिलेवार बता सकता हूं, चाहे अम्बाड़ा हो, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और गुड़गांव, हर जिले में बहुत भयंकर गुटबाजी है। अगर मैं एक एक नेता का नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी में खुलकर गुटबाजी अलग अलग जगहों पर सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि जो कमी आप में थी वो आप सत्ताधारी दल में भी आ रही है। इस देश प्रदेश की जनता के समक्ष विषय जाने चाहिए, और ये भी गुटबाजी और समन्वयता की बात करते हैं। विधानसभा के पवित्र स्थल पे मंत्री अरविंद शर्मा और इन्हीं के विधायक राम कुमार गौतम किस प्रकार से एक दूसरे को गोबर पिलाया, और उसमें भ्रष्टाचार का गोबर अलग से था, वो इनको नजर नहीं आएगा।
फरीदाबाद में तो विशेष गुटबाजी है और गुड़गांव में कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस समस्त भाजपा फरीदाबाद और पलवल जिले में जो हाल है और मेयर गुड़गांव में कौन तो आप बना? बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना फरीदाबाद। ठीक है बेनीवाल साहब, बेनीवाल साहब, बेनीवाल साहब सुन लीजिए ना, बेनीवाल साहब सुन लीजिए। अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर आप नहीं बना पाए, आप ही की सरकार नोटिस जारी कर रही है, अपने ही मेयर को नोटिस जारी कर रही है, वो भी तो किसी से छुपा नहीं है ना सर। अब उस पर कीचड़ तो उछलेगा, कीचड़ आपने उछाला है, आप ही की सरकार ने उछाला है, वो उछलेगा। गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी के बावजूद अगर आपकी बात मान लेता हूँ तो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर हाँ, ये कहीं ना कहीं वैलिड पॉइंट आपका बेनीवाल साहब कि गुटबाजी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। उससे निपटेंगे कैसे आप, सुखबीर तंवर जी? सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और बीजेपी में भी गुटबाजी है, ये ठीक है, लेकिन कांग्रेस गुटबाजी की वजह से हार रही है, ये सबको दिख रहा है। बीजेपी हार नहीं रही है चुनाव में, अगर चुनावी मैदान में जा रही है तो। हम एक दूसरा के साथ ठीक है बेनीवाल साहब, ठीक है। मैंने वैचारिक मतभेदों जी। सिर्फ गुटबाजी एक पे दूसरे के जो साथ बात काम करी, करते हैं। इसके अलावा वो जो बात मैंने कहनी थी, इन दोनों सबसे बड़े नगर निगमों में जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव ये नहीं करवा पाए 1.25 साल बाद भी, वो चलो आपने कह दी और कोई बात नहीं। इसके अलावा जल्दी से पूरा कीजिए सर। साइबर और मिलेनियम सिटी गुड़गांव का हाल इन्होंने जो स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वरूप को खराब किया है। 2016 में जल भराव से महाजाम लगाया था, हर साल लगा है, ये विफलता है। ये सारी बातों नहीं, इस बार दावे कुछ और किए जा रहे हैं, इस बार देखेंगे, मानसून आने वाला ही है। और सुनिए कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से सरेआम गोलियां चल रही है, रंगदारी रोज वसूली जा रही है और किस प्रकार से जन सामान्य अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनको तो नजर नहीं आएगा। और मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, निरंतर विफल हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में नशा तस्करी के जो हाल है वो आपसे छिपे हैं क्या? इस प्रकार हर गली और हर नुक्कड़ पर थोड़ा जल्दी कंक्लूड कीजिए सर। के नाम के साथ नशा बिक रहा है। इसके अलावा जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सीएमआई का आंकड़े हैं, वो इनको नजर नहीं आएंगे। और एक और कोर्ट में खास का विषय, मतलब हरियाणा के, ठीक है रजत जी ये तमाम मुद्दे ठीक है, आप भी कह रहे हैं, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस की तरफ से भी कहे जा रहे हैं, कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर साल 2024 में बीजेपी की सरकार बन सकती है तो क्या 2029 में ये संभव नहीं हो पाएगा? क्या राजनीतिक माहौल पूरी तरह से विपरीत हो जाएगा सरकार के? पंजेटा जी ठीक है, तंवर साहब ठीक है सर, जल्दी से पूरा कीजिए अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं। जिस प्रकार से डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की जो स्थिति है, उसके फलस्वरूप जो महंगाई बढ़ी है वो आपके संज्ञान में। इसके अलावा 1962, 1965, 1971 में और उसके बाद कारगिल 1999 में इतने भारी, उसके बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड है वो प्रयोग नहीं हुआ। और जो अभी जादव साहब ने बात की, इस प्रकार से भारत का रिजर्व सोना बेचा गया, निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार की न कि सिर्फ केंद्र में अपितु समस्त प्रदेशों में जहां जहां इनका शासन है बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये जिस प्रकार की बातें करते हैं, सारे जो हमारी राजनीतिक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक गरिमा का जिस प्रकार से हमें नहीं विगत के 12 वर्षों में। ठीक है तंवर साहब, ठीक है पंजेटा साहब। देखिए, पहले 1.5 मिनट में तो मैं कुछ जो डिबेट से बातें हुई हैं उससे बात कर फिर आपको पॉलिटिकल 2029 वाला मैं उत्तर दूँ। थोड़ा जल्दी से। पहली बात है हाँ, मैं 1.5 मिनट का समय मांगा है, मैं 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, टाइमर से ऑन कर लीजिए। मतलब जो डिबेट से बातें हैं उसके बाद मैं अपनी बात को उत्तर देता हूँ। पहली बात तो जो सोने के बारे में बोला गया, सोना ना खरीदिए, तेल भी कम डलवाइए, बचत कीजिए, तो सोने के ऊपर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई? पहले से अगर कोई दिक्कत थी तो आपको उसको और महंगा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जनता को कह रहे हो कितना तेल बचाइए, मगर आपने 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया, किसान का एक पैसा माफ नहीं किया। अभी राकेश मेहता वाला जो सेबी का 15.5 लाख करोड़ का चल रहा है स्कैम, वो जनता के सामने है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बाद अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसमें भी हम 7वें स्थान के ऊपर आ चुके हैं। दिक्कत महंगाई बढ़ने के पीछे कारणों को समझिए। मेक इन इंडिया टोटल फेलियर है। मैक्सिमम रिपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट लगभग 112 से 14 बिलियन डॉलर का हो चुका है। आप मेरे कहते कहते वियतनाम का, ताइवान का,
और बांग्लादेश से हमारे हाल ही के पिछले 1-2 साल के अंदर हमारे एक्सपोर्ट कितने हुए हैं और हमारे 3-4 गुना, कई जगह तो 4-4 गुना तक इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। तो डॉलर की वैल्यू क्यों नहीं घटेगी? आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि डॉलर की वैल्यू घट क्यों रही है। और जो आपको एक पीछे कई रिपोर्ट आई थी कि देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं, अपनी सदस्यता देश की दे रहे हैं और बहुत सा पैसा वो बाहर दे रहे। अब उनका पैसा जिनका डॉलर के अंदर है और बहुत से ऐसे राजनेता या बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका पैसा जो है वो विदेशों में डॉलर के अंदर है, तो क्या इस वजह से भी डॉलर को मजबूत किया जा रहा है कि ताकि उनके पैसे और बढ़े? तो आप इसको समझिए कि अगर हमारा मेक इन इंडिया फेल होगा, अगर हमारे इंपोर्ट, ये बहुत मैं टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूँ, आप रहते रहते अपनी टीम से चेक करा लीजिए, अगर जिस हिसाब से हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है हर जगह, तो ये आपके रुपया, आपका ये फॉरेन एक्सचेंज भी जाएगी और जितना आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपकी जाएगी ये कम होगा आपके पास, देश के पास, तो उतना स्वाभाविक सी बात है रुपए की वैल्यू घटेगी। तभी तो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। मतलब आप ये लगाइए कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का जो रुपया वो तक उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं है और हमारा जो है वो घटता जा रहा है। उससे भी बुरी हालत है पाकिस्तान की और बांग्लादेश तो चलो बहुत ठीक है सर, मुझे कंक्लूड करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंजेटा साहब, सुखबीर तंवर जी आपका भी, पंकज बेनीवाल जी आपका भी, जादौन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा कि मिशन 2029 की जो तैयारियों में जुट गई है हरियाणा बीजेपी, उसमें कितना सफल रहती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का, और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना सफल 2029 के चुनाव में रहेगी और विशेष रूप से उन सीटों पर, जिन हारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।